हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को भी देखेंगे और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है वो भी देखेंगे। ठीक है। सो कई स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, भी ये एक ही बात है, तो हम वो भी चीज़ क्लियर करेंगे। सो अगर बच्चों आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। बेसिकली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है। सबसे पहली टर्म आती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो ये थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। इससे पहले एटॉमिक रेडियस हमने किया था और आयनाइजेशन एनर्जी किया था। सो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर मैं बात करती हूँ बी, दिस इज माय न्यूक्लियस, ये मेरा न्यूक्लियस है, ये क्या है, फर्स्ट शेल है और ये क्या है, इसकी सेकेंड शेल है। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकेंड शेल है, ये n इज इक्वल्स टू 1 है और ये n इज इक्वल्स टू 2 है। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बोल रही हूँ भी, अगर मैं कहूँ भी मैंने किसी इलेक्ट्रॉन को क्या करवाना है, इस न्यूक्लियस के आउटरमोस्ट शेल में ऐड करवाना है, तो उस टाइम पर जब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के आउटरमोस्ट शेल में घुसेगा तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, वो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द outermost shell of the nucleus। अब क्वेश्चन ये राइज करता है भी किसके न्यूक्लियस में। सबसे पहली चीज किसके न्यूक्लियस में, तो ये ऐड होगा आइसोलेटेड गैसियस एटम के न्यूक्लियस में। अब आइसोलेटेड गैसियस एटम कौन सा है। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला, अकेला। गैसियस का मतलब होता है भी कोई भी एटम है, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी की जब मैं बात कर रही थी, मैंने बोला था तब उस टाइम पर आयोनाइजेशन एनर्जी के टाइम पर हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना होता है आउटरमोस्ट शेल से, राइट। तो वहाँ पर मैंने कहा था भी तब भी आइसोलेटेड गैसियस एटम का होना ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है भी, कोई भी एलिमेंट m है, अगर वो अपनी गैसियस स्टेट में है तो वो क्या है, दूर दूर है। देखो क्या होता है सॉलिड स्टेट के अंदर, अगर मैं आपसे बात करूं, सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स कुछ इस तरह से अरेंज्ड होते हैं। ये सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं। अभी पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, उनमें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है भी, अगर मैं कहूँ भी मुझे इसके किसी आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है या रिमूव करना है तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनमें बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, इनके पास जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है, फुली ऑक्यूपाइड है, तो इस केस में हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं कहती हूँ भी गैसियस स्टेट में है, जैसे मैंने यहाँ बोला भी अगर कोई भी एलिमेंट अगर उसके गैसियस स्टेट में है, इसका मतलब क्या होता है भी, वो गैस स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल्स दूर नहीं होते हैं, पार्टिकल्स साथ साथ होते हैं। गैसियस स्टेट में एक यहाँ है तो एक यहाँ, एक नीचे, एक इधर, एक उधर, मतलब दूर दूर अरेंज्ड है। तो हम सिंगल जो एटम है उसकी स्टडी इजी कर सकते हैं, इजीली उसे समझ सकते हैं, इसीलिए मैंने बोला गैसियस एटम। ये चीज़ क्लियर है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, एफिनिटी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की चाहत, इलेक्ट्रॉन की चाहत, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ, सॉरी अमाउंट लिखना था, मैंने एटम लिख दिया, हाँ जी, amount of energy released when an electron enters into outermost shell of isolated gaseous atom। तो वो कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब एक जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटरमोस्ट शेल में क्या करेगा, एंटर करेगा, ठीक है। वो होती है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
वो क्या होती है स्टूडेंट्स, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। अब एक आपको और चीज़ बताती हूँ, अब आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तो डेफिनेशन लिख ली होगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो वर्ड है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो क्या चीज़ है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो एक दूसरे का नेगेटिव होता है, वो एक दूसरे का नेगेटिव होता है। तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने क्या बोला, इसे हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो नेगेटिव होता है किसके? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी अगर आप उसका नेगेटिव कर दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी। बस इतना सा फर्क होता है, सिर्फ इतना सा फर्क होता है और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैंने आपसे अभी बात करी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, भी कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में एंटर करता है, राइट। सो अब हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स क्या हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर स्टूडेंट आता है न्यूक्लियर चार्ज। सबसे पहला फैक्टर आएगा न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है, यानी कि न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है। तो इसको देखने से पहले एक चीज़ और लिख लीजिए, भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है उसका जो यूनिट होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी होता है, या फिर हम कह सकते हैं किलो जूल पर मोल भी होता है, ठीक है। सो ये क्या होती हैं, दो इसकी यूनिट्स होती हैं जो इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे कि न्यूक्लियर चार्ज की मैं बात कर रही हूँ, तो न्यूक्लियर चार्ज यानी ये न्यूक्लियस पे कितना चार्ज है ना। तो सबसे पहला फैक्टर ये होता है न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है न्यूक्लियर चार्ज के। इसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स, इसका रीजन क्या है, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, आप देखिए मान लीजिए जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव इन नेचर होता है और इलेक्ट्रॉन को हमने उसके आउटरमोस्ट शेल में एंटर करवाना है, तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि उतना ज़्यादा वो उसे खींचेगा। मैं पॉजिटिव स्पीशीज़ हूँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिव स्पीशीज़ है, मैं चाहती हूँ भी वो मेरे आउटरमोस्ट शेल में आ जाए, मेरी ये चाहत है भी इलेक्ट्रॉन फटाफट से मेरे आउटरमोस्ट शेल में आ जाए। मान लीजिए मैं अकेली खड़ी हूँ और यहाँ पर दो जने खड़े हैं, वो भी पॉजिटिवली चार्ज और वो भी उस इलेक्ट्रॉन को बुला रहे हैं। मैं इकलौती उस पर फोर्स लगा रही हूँ कि वो मेरे पास आ जाए, और वो दो पॉजिटिव बंदे उस पर फोर्स लगा रहे हैं नेगेटिव पे भी आ जाए। तो किसके पास इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा? उन दो पॉजिटिव के पास। क्यों? क्योंकि वो दोनों इकट्ठे फोर्स लगा रहे हैं, मैं एक हूँ वो दो है, उनकी फोर्स ज़्यादा लगेगी, मेरी फोर्स कम लगेगी। न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उनके आउटरमोस्ट शेल में एंटर करेगा, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, अभी न्यूक्लियर चार्ज के केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। अब अगर आपको मैं बेसिक से एक ट्रेंड अगर आपसे बात करूं भी, अगर पीरियड के लॉन्ग हम देखते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये तो था फर्स्ट फैक्टर। अब देखिए सेकेंड फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स। सो ये स्टूडेंट सेकेंड फैक्टर आता है एटॉमिक साइज। सेकेंड फैक्टर कौन सा है? एटॉमिक साइज। अब हमें ये कैसे, मतलब ये कैसे आयनाइजेशन एनर्जी कह रही हूँ, ये कैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैसे अफेक्ट करेगा। देखिए एटॉमिक साइज का मतलब क्या हुआ भी, एटम का जो साइज है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो अब आप देखिए, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, ये इसका आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं ऐसे करके बना देती हूँ आपको और इजीली दिखेगा। ठीक है, ये हमारा जो है न्यूक्लियस है और ये इसका आउटरमोस्ट शेल है, और यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है और ये इसका थर्ड शेल है। इस केस में देखिए सिर्फ एक ही शेल प्रेजेंट है और इस केस में देखिए तीन शेल हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैं बोल रही हूँ भी यहाँ पर एटॉमिक साइज कम है, मतलब कि ये अगर न्यूक्लियस है तो ये इलेक्ट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है कम है, लेकिन यहाँ न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसका बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज कम है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या होता है, बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन ने अंदर एंटर करना है उसके वैलेंस आउटरमोस्ट शेल में,
बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन ने उसके वैलेंस आउटर मोस्ट शेल में एंटर करना है, तो किसके अंदर वो ईजिली एंटर करेगा? सोचिए, इसके अंदर वो एंटर करेगा तो आप देखोगे भी ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, जब ये एंटर करेगा तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा एंटर करना, थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि ये न्यूक्लियस के बहुत पास है आउटर मोस्ट स्पेस। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लो मैं इसको कहती हूँ 2 शेल है यहाँ, मान लीजिए, तो यहाँ पर ये इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस पर रिपल्शन करने लग जाएंगे, भी तू एंटर मत कर, तूने क्या करना है न्यूक्लियस के पास आके। लेकिन इस केस में न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन जो बहुत दूरी पर है, बहुत दूरी पर है, बहुत ज़्यादा दूरी पर है, तो ये आके बाहर अगर एंटर कर भी जाएगा तो इसको कम एनर्जी की ज़रूरत होगी, लेकिन इसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी क्योंकि यहाँ पर रिपल्शन भी हो रही है और इसने तो बाहर से अंदर आना है, तो उसने रिपल्शन भी फेस करनी है और उस शेल में आके फिट भी होना है। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि न्यूक्लियस और उसका डिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा, तो वो आराम से आके एंटर भी कर लेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो न्यूक्लियस के इतनी पास नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो न्यूक्लियस के बहुत पास है। ठीक है, रीजन समझ पा रहे हो भी, वहां पर इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी नहीं क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, उसको ट्रैवल भी कम करना पड़ेगा। मान लो इन्फिनिटी से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इन्फिनिटी से आया तो जब रास्ते में पहले ये मिल गया, ये इजीली एंटर कर जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा लेवल्स क्रॉस करके आना पड़ेगा, तो यहाँ पर एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज होगी, एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी तो मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। सो हम इसको ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है साइज के। अगर साइज़ जो होता है स्टूडेंट्स वो कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, और अगर साइज़ ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इस केस में, और इस केस में जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखिए, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के केस में क्या होता है, आप सब देखो कि आयनाइजेशन एनर्जी में भी हमने सेम ऐसे किया था, लेकिन वहाँ पर मतलब ट्रेंड कह रही हूँ, रीज़न तो कुछ और था उसके अंदर, यहाँ रीज़न कुछ और है, लेकिन ट्रेंड आप देखोगे उसमें भी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन थी और साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शन थी। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो न्यूक्लियर चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और साइज़ की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अब आती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, थर्ड फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये होता है, मान लीजिए जो फुलफिल्ड है हमारी स्टेट, जो फुलफिल्ड स्टेट है, ठीक है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, फुलफिल्ड वाले एटम्स क्या करेंगे, वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को एंटर ही नहीं होने देंगे क्योंकि उनके पास जगह ही नहीं है। तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी। रीज़न देखिए, दोबारा देखिए, मैं बोलती हूँ जैसे कि P6 है, ठीक है, और D10 केस ले लीजिए, P6 D10 F14 ये केस ले लीजिए। ठीक है, P6 के केस में क्या होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 3 ऑर्बिटल होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे भरे हुए हैं। जब यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे ही हुए हैं, ऑटोमेटिकली भरे ही हुए हैं, तो क्या कोई और इलेक्ट्रॉन आने की जगह है, बिल्कुल जगह ही नहीं है। तो जगह ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो होती है भी जब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ने आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के अंदर एंटर करना है। वैलेंस मतलब खाली, यहाँ तो कुछ खाली नहीं है। तो इन केसेस में, मतलब फुलफिल्ड के केसेस में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी स्टूडेंट्स। इसका रीज़न यही है भी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे फिल्ड हैं, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, कोई वैलेंस ऑर्बिटल नहीं है। अगर वैलेंस ऑर्बिटल ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन आएगा कहाँ पर। ठीक है, एक तो ये केस हो गया। अब जैसे डी का भी बना के देख लेते हैं, जैसे P6 का बनाया है, वैसे ही डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। देखिए 10 बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये भी पूरा भरा हुआ है, तो इसमें क्या और इलेक्ट्रॉन आ सकता है, नहीं, इसमें भी और इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। तो इस केस में भी क्या हो जाएगी, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वैलेंस ऑर्बिटल ही नहीं है, खाली ऑर्बिटल ही नहीं है, तो एनर्जी क्या रिलीज होगी, होगी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं आएगा। सिमिलरली F14 का है, F में क्या होता है, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब 14 के 14 भरे हुए हैं। सो आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर फुलफिल्ड एटम्स क्या है, ज़ीरो होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आता है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है,
एक और चीज़ स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आपको मैं बताती हूँ। जैसे हाफ फिल्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, बेसिकली क्या होता है, जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आता। तो हाफ फिल्ड भी तो क्या है, एक तरह से स्टेबल ही है। मैं बोलती हूँ P3 हो जाएगा, जैसे मेरे पास, या D5 हो जाएगा, F7 हो जाएगा। इन 3 केसेस में क्या है, हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन होती है। P3 का केस देखिए कैसे, 1 2 3। अब इधर जो इलेक्ट्रॉन आएगा ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। द रीजन इज क्योंकि ये स्टेबल है। जब ये स्टेबल है तो ये क्यों अपनी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करे, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा स्टूडेंट्स तो रिपल्शन होगी ना। ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, हाफ फिल्ड है, यहाँ पर आके एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो रिपल्शन होने लग जाएगी इन इलेक्ट्रॉन्स में। तो ये रिपल्शन के कारण अपनी स्टेबिलिटी को क्यों डिक्रीज करना चाहेगा। तो फिर हम ये भी कह सकते हैं भी हाफ फील्ड के केस में भी ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करेगा और आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी इनकी, 0 हो जाएगी, एज जैसे कि हमने फुल फील्ड में बताया। फुल फील्ड में तो वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसके पास बैलेंस है ही नहीं। और यहाँ पर क्या, ये हाफ फील्ड है तो ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये स्टेबल है। तो जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिनकी होती है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, सारी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वैल्यू 0 होती है। ये तो P3 का केस था। D5 का केस भी देख लीजिए। D5 में आपको होता है 5 ऑर्बिटल्स होते हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5। ये भी क्या है, हाफ फील्ड है, ये भी नहीं करेगा क्योंकि ये स्टेबल है। सिमिलरली F7 का केस है भी, वो भी क्या है, हाफ फील्ड है और वो स्टेबल है। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, सो अब मैंने आपको जैसे कि बोला सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। अब आता है सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हेडिंग डालिए सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। स्टूडेंट्स ये सारे कंसेप्ट थोड़े से बस ये भी आपको इनका कंसेप्ट पता होना चाहिए, थ्योरेटिकल से हैं। अगर आपको पता होगा तो क्वेश्चन जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे वो यही होगा भी अलोंग द पीरियड बताइए, इसकी डेफिनेशन बताइए, या क्या फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, है ना। सो अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में देखिए यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सक्सेसिव का मतलब होता है बार बार रिपीट करना, इसका मतलब होता है बार बार रिपीट होना। अब देखिए कैसे बार बार रिपीट होना। मान लीजिए कोई भी एक एलिमेंट A है, वो अपने आइसोलेटेड गैसियस एटम की स्टेट में प्रेजेंट है। अब मैंने बोला ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल से अगर एक इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा, मतलब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन उसके आउटरमोस्ट शेल में आएगा, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। तो इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा A पॉजिटिव। ठीक है, सॉरी ये बन जाएगा A नेगेटिव, ये बन जाएगा A नेगेटिव, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है ना। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता था, वो इलेक्ट्रॉन देता था, ठीक है, तो वो क्या बनता था, पॉजिटिव बनता था, लेकिन ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो ये इसके अंदर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 हो जाएगी, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इस टाइम पर रिलीज होगी। अब देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, अब मैं बोलती हूँ भी ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, ये वैल्यू क्या आती है, हमेशा पॉजिटिव आती है। ये वैल्यू क्या आती है, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा, या मैं कहूँ जनरली ये वैल्यू पॉजिटिव आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आती है वो जनरली पॉजिटिव आती है। द रीजन इज क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस टाइम पर हम उसे एनर्जी नहीं दे रहे, वो एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जब एनर्जी रिलीज होती है तो वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव है। अब देखिए, अब ये बन चुका है। सक्सेसिव में क्या होता है, बार बार इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना। अब इस A नेगेटिव में जब मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करवाऊंगी तो वो क्या खुद ब खुद ऐड हो जाएगा, नहीं। अब उसके लिए ये इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना डिफिकल्ट है। रीजन, क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव स्पीशीज है और इसमें एक और नेगेटिव स्पीशीज आ जाएगी तो रिपल्शन होगी। तो इस केस में हम उसे एनर्जी देंगे। ऊपर वाले केस में क्या था, इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा था और एनर्जी रिलीज हो रही थी, है ना। लेकिन इस वाले केस में ये रिएक्शन करवाने के लिए हमें इस एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब हम एनर्जी इसे देंगे, -2 या 2 नेगेटिव लिख लीजिए, ठीक है। तो जब हम इसे एनर्जी देंगे स्टूडेंट्स, तो ये जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और ये ऑलवेज नेगेटिव आएगी। द रीजन इज क्योंकि हमने इसे एनर्जी दी। ऊपर वाले केस में इसने एनर्जी क्या करी, रिलीज करी जब इलेक्ट्रॉन ने एंट्री की, लेकिन यहाँ पर ये ऑलरेडी नेगेटिव है और फिर नेगेटिव ही इसके अंदर ऐड करना, तो एनर्जी तो हमें देनी पड़ेगी क्योंकि रिपल्शन होगी। अब थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में एक और इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, फिर से वही बात हो जाएगी।
भी नेगेटिव ऑलरेडी है और फिर एक और इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव है वो इसके अंदर ऐड हो रहा है, तो फिर हमें इसे एनर्जी देनी पड़ेगी करवाने के लिए, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, A3 नेगेटिव बन जाएगा। तो जो EA3 है वो भी क्या होगा, नेगेटिव, वो भी क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा, क्योंकि हम एनर्जी दे रहे हैं। अब आप में से कई बच्चों को कंफ्यूजन होगी, आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम डेल्टा H बोल देते हैं ना, तो डेल्टा H जो होता है वो क्या हो जाएगा इस केस के लिए पॉजिटिव, और इस केस के लिए भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि EA जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो नेगेटिव है, ठीक है। सो आपको पेपर में किसी भी टर्म्स में पूछ सकता है, डेल्टा H की टर्म्स में पूछेगा तो बस साइन ऑपोजिट करने हैं, और अगर डेल्टा E की टर्म्स में पूछेगा तो आपको पता ही है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो वीडियो को पॉज करेंगे और सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को नोट करेंगे। सो यस स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये टर्म बार बार कंटिन्यू हो रही है। इलेक्ट्रॉन तो समझ आता है, एफिनिटी मैंने ये भी कह दिया चाहत, तो आपको कई रिएक्शंस में ये देखने को मिलेगा, मतलब कई इक्वेशंस में ये देखने को मिलेगा भी जो EA है हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, कहीं पर तो पॉजिटिव और कहीं पर नेगेटिव है, तो उस टाइम पर आप कैसे कह सकते हो भी पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मैंने कहा ना EA1 जनरली पॉजिटिव होती है, जनरली क्यों कहा, ऑलवेज क्यों नहीं कहा, द रीजन ये है भी अगर पॉजिटिव वैल्यू है उसका मतलब है भी वो क्या है, न्यूक्लियस ईजिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है, खुशी खुशी उसे बुलाते हैं तू आ जा। लेकिन अगर उसकी नेगेटिव वैल्यू है तो वो एक्सेप्ट तो करता है लेकिन एकदम से एक्सेप्ट नहीं करता है, समझ पा रहे हो। पॉजिटिव का मतलब क्या है भी उसकी चाहत है भी इलेक्ट्रॉन फटाफट से आ जाए उसके आउटरमोस्ट शेल में, और नेगेटिव का मतलब ये है भी वो चाहता तो ठीक है भी हाँ आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो इजीली उसे एक्सेप्ट नहीं करता, वो उस टाइम पर उसे इजीली एक्सेप्ट नहीं करता, इसीलिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब देखिए मैंने यही लिखा है भी एफिनिटी क्या होती है, एफिनिटी होती है लाइकिंग या डिसलाइकिंग एक एटम की, मतलब हमें वो क्या एटम पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हमें मतलब वो एटम को लगता है भी वो इलेक्ट्रॉन अच्छा है तो वो उसे बुलाएगा, नहीं उसे पसंद तो बुलाएगा तो सही, लेकिन बहुत मेहनत के बाद। सो बेसिकली क्या होता है, एफिनिटी होता है लाइकिंग और डिसलाइकिंग ऑफ एन एटम टूवर्ड्स एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते टाइम उसकी लाइकिंग क्या है, उसकी डिसलाइकिंग क्या है, क्या वो उसे इजीली बुला सकता है या फिर वो उसे इजीली नहीं बुला पा रहा है। उसके बाद देखिए एज पर कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली, मतलब जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन आपको देखने को मिलता है उसके अकॉर्डिंगली एटम्स दैट रेडली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, एटम्स जो कि इलेक्ट्रॉन को बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं, रेडली एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस केस में उनकी क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। मैंने क्या बोला, एटम्स जो रेडली एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस केस में आपको पॉजिटिव EA की वैल्यू क्या देखने को मिलेगी, पॉजिटिव कुछ देखने को मिलेगी। मान लो पॉजिटिव 80 है तो वो क्यों है, क्योंकि वो इजीली उसे एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। एटम्स दैट डू नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन रेडली, जो इलेक्ट्रॉन को रेडली मतलब आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते, उस केस में उनकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। यानी कि EA क्या होगा, नेगेटिव, जैसे -80 हो गया, कहीं पर -80 देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है भी वो रेडली ईजिली उसे मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। सो ये बेसिक सी कन्वेंशन यानी कि साइन कन्वेंशन पॉजिटिव और नेगेटिव को समझाने के लिए मैंने आपको ये दिया, आप इसे चाहे नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सो यस स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है वो स्टडी किया, फिर फैक्टर्स जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को अफेक्ट करते हैं वो देखे, साथ ही साथ हमने ये देखा सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं वेरिएशन अलोंग पीरियड एंड ग्रुप, और साथ ही साथ अगर कोई उसके अंदर एक्सेप्शन देखने को मिल रही है तो हम उसे भी स्टडी करेंगे। सो हमारी जो थर्ड जो प्रॉपर्टी है पीरियोडिक प्रॉपर्टी, उसका पार्ट 1 यहीं फिनिश होता है। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।